मैं हूं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्य योगा। सबसे पहले आप सभी को महान योगी कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मेरा वीडियो है नाड़ी शोधन से कर्मयोग तक, अर्थात हम जानेंगे कि कर्मयोग क्या है और नाड़ी शोधन क्या है, नाड़ी शोधन की विधि क्या है और नाड़ी शोधन से किस प्रकार से हम उस महान लक्ष्य यानी कि कर्मयोगी के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्मयोगी क्या है या कर्मयोग क्या है। भगवत गीता के 30 अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग को बहुत ही स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर यानी कि काम भावनाओं को अपने वश में करके कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। यानी कि हम जो भी कर्म करें उसमें आसक्ति ना रखें तो वह कर्मयोगी कहलाता है। चौथे अध्याय में 22वें श्लोक के अंदर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, जो कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं है, ऐसी सिद्धि और असिद्धि से सम रहने वाला सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के बारे में बहुत एक गूढ़ मंत्र दिया है कि जो व्यक्ति बाहर के विषय भोगों को चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और दृष्टि को भ्रगुटी में यानी कि आपका जो त्रिनेत्र है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर अपनी दृष्टि को स्थिर रखता है और बाहर की चीज़ों से विमुख रहकर अपनी जो प्राण वायु है और अपान वायु को सम रखता है, वो महान योगी या कर्मयोगी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने योग के रूप में पहले ही दिव्य योग के दर्शन संसार को करा दिए कि इस योग के द्वारा जब हम श्वासों को, जिसको हम कहते हैं कि अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, उसके द्वारा हम सांसों को कंट्रोल करके, सांसों को नियंत्रण करके हमारी जो अपान वायु है और हमारी जो प्राण वायु उनको सम करके जब हम योग करते हैं तो हम उस दिव्य यानी कि उस कर्म योग के रास्ते पर चल के उस महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है भोगी, एक होता है योगी और एक होता है कर्मयोगी। भोगी इंसान वो है जो सिर्फ भोगों में लिप्त रहता है, जो अपनी इंद्रियों के सुखों के लिए इस संसार में जीता है। उसका लक्ष्य केवल और केवल अपने इंद्रियों के सुख को भोगना होता है। उसका लक्ष्य है खाओ पियो और ऐश करो। तो इस श्रेणी के अधिकांश व्यक्ति हैं। दूसरा श्रेणी है योगी। योगी वह व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को समझते हैं और अपने कर्म द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग का रास्ता अपनाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य भी कुछ न कुछ पाना होता है, उनका लक्ष्य भी कुछ हासिल करना होता है। अंत में जो कर्मयोगी जैसा मैंने पहले बताया, कर्मयोगी आसक्ति रहित होता है, यानी कि वो किसी भावना के वश में नहीं होता, काम के वश में नहीं होता, आसक्ति उसके अंदर नहीं होती है। तो इस ध्येय तक पहुंचना यानी कि कर्मयोग तक पहुंचना इस नाड़ी शोधन से कैसे संभव है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाड़ी शोधन क्या है। नाड़ी और शोधन 2 शब्दों से मिलकर बना है। नाड़ी को शोध करना यानी कि नाड़ी का शुद्धिकरण करना। नाड़ी क्या है? नाड़ी नाड़ सबसे नाड़ सबसे बनी है। नाड़ का मतलब होता है कोला, यानी कि जैसे बांस होता है या कोई भी ऐसी प्राकृतिक चीज़ है जो अंदर से पोली होती है। तो हमारे शरीर के संदर्भ में जब हमारा जो मांस है या हमारे तंतु हैं उनसे कुछ नलिकाएं बन जाती है जो अंदर से खोखली होती है। वो हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग तक पहुंचाती है, या हमारे शरीर को पोषित करती है, या हमारे शरीर के जल को या हमारे शरीर की वायु को, ऑक्सीजन को, प्राण वायु को हर क्षेत्र में शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाती है। वो प्राणवायु जो है वो नाड़ी शोधन कहलाता है। नाड़ी शोधन में क्या क्रिया है कि जो हम उस ध्येय तक हम पहुंच सकते हैं। तो नाड़ी शोधन के लिए
नाड़ी शोधन के लिए सबसे पहले हम किसी एक सुविधाजनक आसन में बैठते हैं। सुविधाजनक आसन मतलब जो आसन आपको ठीक लगे। आप जैसे इस तरह से भी बैठ सकते हैं, इस सुखासन है। सुखासन आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, इस तरह सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। और आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। यानी कि किसी भी एक आसन में जो आपको सुविधाजनक लगे उस आसन में आप बैठ जाएं। ध्यान रहे आपके जो घुटने हैं ये जमीन को छूते हुए रहें। आपके घुटने जमीन से टच रहें, आपकी जो रीढ़ है सीधे रहे, आपकी नज़र सामने रहें, आपकी ये बैठने की स्थिति है। अब यहाँ से हम नाड़ी शोधन प्रक्रिया शुरू करते हैं। नाड़ी शोधन की जो प्रक्रिया है उसको मैं 5 भागों में आपको अलग अलग ढंग से बताऊंगा कि नाड़ी शोधन की क्रिया हम किस तरह से करते हैं। आप इस तरह से बैठ गए, आपका जो बायां हाथ है वो ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखे। इस तरह से आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ की जो पहली दोनों अंगुलियां हैं आपकी, उनको इस तरह से आज्ञा चक्र के ऊपर या भरगुटी के ऊपर इस तरह से स्तर करें। आपका जो दाहिने हाथ का अंगूठा है उसको दाहिने जो साइड की हमारी नासिका है, यानी जिसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, उस पर स्तर करें। और आपकी जो अनामिक अंगुली है, इस अंगुली को बाएं जो नाड़ी है उसके ऊपर स्तर करें इस तरह से। अब यहीं से आपको बाईं तरफ से, यानी कि जो चंद्र नाड़ी है, बाईं तरफ से गहरा लंबा श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ध्यान रखें, इसी तरफ से सांस लेना है, इसी तरफ से सांस छोड़ना है। यानी कि बाईं नासिका से श्वास लेना है और बाईं नासिका से ही छोड़ना। ध्यान रहे कि सांस की आपकी गति बहुत ही स्लो होगी लेकिन गहरी होगी। धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। ध्यान रहे कि जब आप सांस ले रहे हैं तो उसकी आवाज़ आपके बराबर भी यदि कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो उस तक भी नहीं जाए। यानी कि आप महसूस करें कि आप गहराई से श्वास ले रहे हैं, गहराई से सांस छोड़ रहे हैं। तो पहली जो विधि है नाड़ी शोधन की वो देखिए। अब बाईं नासिका से मैं श्वास ले रहा हूँ, अब सांस छोड़ रहा हूँ, फिर सांस ले रहा हूँ। यानी कि आपको बाईं नासिका से, यानी कि चंद्र नाड़ी से लंबा गहरा श्वास लेना है और धीरे धीरे उसी नासिका से आपको श्वास को छोड़ना। अब यही क्रिया आपको दाहिनी तरफ से करनी है कि दाहिनी नाड़ी से, यानी कि सूर्य नाड़ी से आपको गहरा लंबा श्वास लेना है और उसी नाड़ी से छोड़ना। यानी कि दाहिनी तरफ से लेना है, दाहिनी तरफ से छोड़ना, बाईं तरफ से श्वास लेना, बाईं तरफ से छोड़ना। ये है पहली प्रक्रिया। इसको आप कम से कम 5 राउंड करें और अधिक से अधिक 5 से 10 मिनट तक भी आप इसको लगातार कर सकते हैं। सबसे प्रारंभिक अवस्था का और सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी शोधन की क्रिया है। इसके बाद में यहाँ से आप गहरा लंबा सांस लेंगे बाएं नाक से। अब दाहिनी तरफ छोड़ना, उसको बाएं नाक से लेना है और दाहिनी नाक से छोड़ना, दाहिनी नाक से लेना है और बाएं नाक से छोड़ना। पहले हम जिस साइड से ले रहे थे, जिस तरफ से ले रहे थे, उसी तरफ से सांस छोड़ते थे। अभी हमें जैसे बाईं तरफ से लेना, साथ के साथ दाहिनी तरफ से छोड़ना, फिर दाहिनी तरफ से लेना है और बाईं तरफ से छोड़ना। देखिए, ये थी नाड़ी शोधन की दूसरी विधि। यानी कि आप जिस नाड़ी से श्वास ले रहे हैं उस नाड़ी से गहरा श्वास भरें और दूसरी नाड़ी से छोड़ें। तो ये हो गई 2 विधियां नाड़ी शोधन की। तीसरी विधि है, यहीं से हम बाईं तरफ से, बाईं नासिका से गहरा श्वास लेंगे। अब उस श्वास को अंदर रोकेंगे, यानी कि कुंभक क्रिया करेंगे। श्वास लेने को हम पूरक क्रिया कहते हैं, श्वास को रोकते हैं उसको कुंभक क्रिया कहते हैं, तो श्वास को छोड़ते हैं उसको रेचक क्रिया कहते हैं। तो बाईं नाक से हम श्वास लेंगे, उसको अंदर रोकेंगे, यानी कि आंतरिक कुंभक करेंगे हम, और उसके बाद में फिर दाहिनी तरफ से, दाहिनी नासिका से, यानी कि सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे। देखिए,
यानी मैंने बाईं तरफ से श्वास लिया, श्वास को अंदर रोका, फिर दाहिनी नाड़ी से हमने सांस को छोड़ दिया। अब यही प्रक्रिया दाहिनी तरफ से करूँगा मैं। दाहिने नाड़ी से यानी कि सूर्य नाड़ी से मैं श्वास लूँगा, उसको आंतरिक कुंभक करूँगा, अंदर रोकूंगा उसको, फिर चंद्र नाड़ी से यानी कि बाईं तरफ से उसको छोड़ूंगा। देखिए ये थी तीसरी विधि, यानी कि हमने एक किसी भी नाड़ी से श्वास लिया, श्वास को अंदर रोका और दूसरी नाड़ी से श्वास को छोड़ दिया। ये तीसरी विधि। अब इसकी चौथी विधि। चौथी विधि के अंदर हम क्या करेंगे कि जिस नासिका से हम श्वास लेंगे उसको अंदर ले जाएंगे, आंतरिक कुंभक करेंगे, उसको रोकेंगे, और जब आप रोकेंगे उस वक्त आपको जालंधर बंद लगाना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बंद के जालंधर बंद में आपको क्या करना है, जैसे अंदर आप सांस रोके हुए, यहाँ पर आपको जो कंठकूप है, यहाँ पर आपको चिन्ह को रखना है, अंदर आपका सांस रुका हुआ होगा, ये आपकी पोर्शन होगी। देखिए मैं श्वास ले रहा हूँ बाईं नासिका से, यानी कि चंद्र नाड़ी से मैं श्वास ले रहा हूँ। अब मैं रोक रहा हूँ और जालंधर बंद लगा रहा हूँ। अब मैं दाहिनी तरफ छोड़ रहा हूं उसको, यानी कि मैंने बाईं नासिका से श्वास लिया, फिर मैंने श्वास को अंदर रोका। जब मैंने श्वास रोका उस वक्त मैंने जालंधर बंद लगाए, यानी कि अपनी जो चिन्ह है उसको मैंने कंठकूप में और यहाँ बंद लगा दिया। श्वास आपका रुका हुआ, यहाँ बंद लगा हुआ है। और जब आपको श्वास छोड़ना है दूसरी तरफ से दूसरी नासिका छोड़ना है, यानी कि मैंने श्वास बाईं तरफ से लेके दाहिनी तरफ से छोड़ा। अब यही क्रिया आपको दाहिनी तरफ से करनी है। मैं श्वास ले रहा हूं, अब श्वास रोक रहा हूं, जालंधर बंद लगा रहा हूं। तो बाईं तरफ से छोड़ रहा हूं। ये थी चौथी प्रक्रिया। अब अंतिम जो प्रक्रिया है उसके अंदर इसमें हमने आंतरिक कुंभक लगाए, यानी कि हमने श्वास को अंदर रोका। अब हम इसमें आंतरिक कुंभक के साथ साथ बाहरी कुंभक की लगाएंगे, यानी कि जब हम श्वास छोड़ेंगे तो बाहर श्वास को रोक के रखेंगे। देखिए पहले मैं बाईं तरफ से श्वास लूँगा, श्वास को फिर अंदर रोकूंगा, जालंधर बंद लगाऊंगा, फिर श्वास को मैं दाहिनी नाक से छोड़ूंगा और छोड़ने के बाद में मूल बंद लगाऊंगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मूल बंद हमारा जो एनस होता है उसको आपको संकुचित करना, ऊपर की तरफ खींचना है। वो बंद आपका इस पोर्शन का बंद लगता है। देखिए आप यहाँ से बाईं तरफ से मैं श्वास ले रहा हूँ चंद्र नाड़ी से, सांस रोक रहा हूँ, जालंधर बंद लगा रहा हूँ। श्वास छोड़ रहा हूँ दाईं तरफ। अब यहीं से मैं भारी कुंभक लगा रहा हूँ, मान कि एनस को खींच रहा हूँ मैं, भारी कुंभक लगा रहा हूँ, मूल बंद और भारी कुंभक। अब रिलीज कर दिया। अब सांस लिया, फिर जालंधर बंद, अंदर में सांस रोका, अब इस तरफ सांस छोड़ा बाईं नाड़ी से, और अब मूल बंद। तो ये थी नाड़ी शोधन की प्रक्रिया कि किस तरह से हमें नाड़ी शोधन की क्रिया की जाती है। नाड़ी शोधन हम जो जितने भी प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम हमारे जीवन का आधार है। प्राणों के द्वारा ही हम जिंदा है। जितने भी प्राणायाम की क्रियाएं की जाती है उस प्राणायाम की क्रियाओं के लिए ये आधार है। तो नाड़ी शोधन में मैंने 5 आपको विधियां बताई।
सबसे पहले मैंने बाएं तरफ से श्वास लिया, बाएं तरफ से छोड़ा। दूसरे में मैंने बाएं तरफ से श्वास लिया, दाईं तरफ से छोड़ा, दाईं तरफ से लिया, बाईं तरफ छोड़ा। तीसरी विधि में हमने श्वास को रोका। चौथी विधि में हमने बंद लगाया। पांचवी विधि के अंदर हमने जालंधर बंद और मूल बंद दोनों लगाया। तो आप इसका अभ्यास करें और नाड़ी शोधन के द्वारा प्राणायाम का एक धरातल तैयार करें। तो नाड़ी शोधन जो हमने क्रिया किया उसके लाभ क्या हैं? सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि प्राणायाम के लिए एक आधार स्थल तैयार करता है नाड़ी शोधन, कि जब हम आगे प्राणायाम की क्रिया करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा लाभ इसके अर्जित होंगे। ये हमारे मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रखता है, क्रियात्मक और संवेदनशील बनाता है मस्तिष्क। इससे हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित होता है, जिससे हमारे जो शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं वो नहीं होते। हमारी जो धारणा, ध्यान और समाधि का स्तर है वो इससे बढ़ता है। नाड़ी शोधन से मन हमारा शांत रहता है, प्रसन्नचित रहता है और सुखों में वृद्धि होती है। हमारी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, कफ संबंधी रोग हैं, हड्डी से संबंधी रोग हैं, चर्म रोग हैं, माइग्रेन है, साइनस है, इस समय में ये लाभदायक होता है। और नाड़ियों का जो शुद्धिकरण होता है इससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। तो ये थे नाड़ी शोधन के लाभ। तो हर वीडियो के बाद में जैसा कि मैं एक मैसेज देता हूँ, यानी कि एक संदेश देता हूँ, तो आज का मेरा स्मृति में रखने वाला मेरा आज का जो संदेश है कि जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम में श्वास लेते समय ये विचार करें हम कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो पवित्र ऊर्जा, दिव्यता, शांति और परमात्मा प्रकाश है वो मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं अलौकिकता से परिपूर्ण हो रहा हूँ। मेरे अंदर निर्मलता आ रही है, मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है। और श्वास छोड़ते समय ये भाव रखें आप कि आपके बुरे कर्मों का क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है। क्रोध, माया, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, बुराई का नाश हो रहा है। इससे आप महसूस करेंगे कि आप अंदर से स्थिर और शांत होते जा रहे हैं। रोजाना आप ये अभ्यास करें और अनुभव महसूस करें और इसके लिए देखते रहिए सत्य योगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मुझे आगे दीजिए। ओम